हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य आपके लिए जीके का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। ऑप्शन है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर का, मुख्यमंत्री। अब देखिए दोस्तों, विस्तार से जानकारी देखिए। संविधान द्वारा राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। याद रखना, जैसे अपने देश में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, वैसे ही राज्यों के अंदर भी संसदीय शासन व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्थापना की गई है। और ये आपको पता ही है कि संसदीय शासन व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। ठीक है, आगे देखिए। संसदीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है तथा मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। ये आपको पता है कि संसदीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है कि इसमें दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक नाममात्र कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, तो नाममात्र कार्यपालिका का प्रतीक तो है राज्यपाल और वास्तविक कार्यपालिका का प्रतीक है मुख्यमंत्री। ठीक है, फिर देखिए, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है और मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, और वैसे कार्यपालिका का जो वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित किस में होती है? मंत्रिपरिषद में होती है। ठीक है, और मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अब क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मुख्यमंत्री पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 153 या अनुच्छेद 163। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 163, 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सेकंड नंबर का, राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है? किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 154 या अनुच्छेद 164। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, अनुच्छेद 164। अब देखिए दोस्तों, कितना हाई फाई और कितना शानदार क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में 3 कथन दिए हुए हैं, तो अपने को सही जो कूट है उसका चयन करना है। ठीक है, पहला देखिए, राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, ये भी सही है। और राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हैं इसके। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि त्रिशंकु विधानसभा का मतलब क्या होता है। त्रिशंकु विधानसभा का मतलब होता है कि यदि आम चुनाव के पश्चात किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो उसको बोलते हैं त्रिशंकु विधानसभा। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है, आरएस लेवल का, स्कूल व्याख्याता और कॉलेज व्याख्याता लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, अनुच्छेद 164 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 164 जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में कहा गया, तो पहला कथन क्या है इसमें? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद 164 में कहा गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, बिल्कुल सही है। दूसरी बात, अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, दोस्तों ये भी सही है, ये भी अनुच्छेद 164 में कहा गया है। तीसरी बात, किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों ये तीसरा जो है ऑप्शन ये गलत है,
क्योंकि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। यहां पर ये आना चाहिए था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी वाला, यानी 1 और 2 सही हैं। ये क्वेश्चन में देखिए दोस्तों कितना शानदार है। अनुच्छेद 154 में उल्लेख है कि राज्यपाल अपने कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, यहाँ अधीनस्थ शब्द में कौन शामिल है? ठीक है, अधीनस्थ शब्द में क्या क्या शामिल होते हैं इसमें वो देखिए। पहला है सभी मंत्री, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है केवल मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, और चौथा है केवल कैबिनेट मंत्री। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा सी, यानी 1 और 2। यानी अधीनस्थ शब्द के अंदर कौन कौन शामिल है? सभी मंत्री और मुख्यमंत्री, ये अधीनस्थ शब्द के अंदर शामिल होते हैं। इनकी सलाह से, इनको बोलते हैं, सब दोनों को मिला करके बोलते हैं मंत्रिपरिषद, और इसकी सलाह से जो है राज्यपाल अपने अधिकारों का, शक्तियों का प्रयोग करता है, ऐसा संविधान में लिखा गया है। देखिए दोस्तों इसकी पूरी डिटेल देखिए आप। मुख्यमंत्री पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 163 में किया गया है। याद रखना, आर्टिकल 163 किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री पद से संबंधित है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि अन्य बातों के निर्वाह में राज्यपाल को सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, ये एग्जाम में आता है दोस्तों, ऐसा कैसा लिखा हुआ। फिर देखिए संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। याद रखना, अनुच्छेद 163 मुख्यमंत्री पद से संबंधित है और अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया देखिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, और फिर जो अन्य मंत्री होंगे वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार नियुक्त करेगा। इसका मतलब ये है कि किस किस को मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना है, किसको कौन सा विभाग देना है, ये डिसाइड करने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों को मंत्री बनाना चाहता है उनकी लिस्ट राज्यपाल के पास भेज देता है और उनके सामने संबंधित विभाग का नाम लिख देता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिला देता है और उस विभाग के मंत्री पद की शपथ दिला देता है। फिर देखिए संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। याद रखना, विधानसभा में बहुमत दल का नेता, यानी पहले मुख्यमंत्री का चयन होता है और चयन कौन करता है? विधानसभा में बहुमत दल, यानी जिस पार्टी को आम चुनाव में बहुमत प्राप्त होता है, पूर्ण जनादेश प्राप्त होता है, उस पार्टी के एमएलए अपनी पार्टी का, अपनी विधानसभा के अंदर अपनी पार्टी का एक नेता मनोनीत करते हैं। उस नेता को जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करता है। ठीक है, ये तो है सामान्य स्थिति। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति हो, किसी भी पार्टी को विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो, उस सिचुएशन में मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले सकता है, अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। फिर देखिए ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दलों के गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है और उसे एक निश्चित समयावधि के अंदर विधानसभा में अपना विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कह सकता है। तो अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति तो क्या होगा? राज्यपाल के सामने ऑप्शन होते हैं कि वो जो विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला है लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा सीटें उसको मिली हैं, तो उसके द्वारा मनोनीत किए गए नेता को जो है, चयनित किए गए नेता को भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है। वो चाहे तो कई सारी पार्टियों का जो गठबंधन बनाया गया है उसके नेता को भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है और फिर उनको एक टाइम दे देता है कि भाई आपको सप्ताह के अंदर, महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर या 25 दिन के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाना है और विधानसभा के सत्र के अंदर अपना विश्वास प्रस्ताव रखना है और विश्वास प्रस्ताव जो है उसको आपको बहुमत उसके अंदर प्राप्त करना है। तो अगर उस विश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री को, सरकार को बहुमत प्राप्त हो जाता है, मतलब जितने एमएलए चाहिए, जितनी सीटें उसको चाहिए बहुमत के लिए, उतने अगर एमएलए उसका सपोर्ट कर देते हैं विधानसभा के अंदर विश्वास मत के दौरान, तो उसकी सरकार बची रहती है, वो मुख्यमंत्री बना रहता है, वरना उसको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन,
राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? देखिए, विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राज्यपाल के प्रति या मुख्यमंत्री के प्रति। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पहला देखिए, अनुच्छेद 164 खंड 1 के तहत मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, ये सही बात है। दूसरा, अनुच्छेद 164 खंड 2 के तहत मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दोस्तों ये भी सही है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। अब देखिए दोस्तों डिटेल, अनुच्छेद 164 खंड 1 में कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। ठीक है, इसका विधिक निष्कर्ष यह है कि राज्यपाल को किसी एक मंत्री को किसी भी समय पदच्युत करने की शक्ति है, पद से हटाने की शक्ति है। लेकिन इसका व्यवहारिक निष्कर्ष यह है कि किसी को मंत्री नियुक्त करना या उसे मंत्री पद से हटाना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति को मंत्री पद से हटा सकता है। दोस्तों संविधान में जो चीज़ लिखी गई है राज्यपाल के बारे में, उसका वास्तव में व्यवहार में प्रयोग मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं, राज्यपाल को नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 164 खंड 1 में जो ये कहा गया कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, इसका मतलब ये है कि मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। वो तो है कानूनी भाषा, वो तो कानूनी भाषा है। कानूनी भाषा का मतलब है कि राज्यपाल कभी भी जो है किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है। लेकिन व्यवहारिक भाषा ये है, व्यवहारिक मतलब इसका ये है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री पद पर तभी तक रह सकता है जब तक मुख्यमंत्री की कृपा रहती है, मुख्यमंत्री का आशीर्वाद रहता है, मुख्यमंत्री उसको चाहता है। अगर मुख्यमंत्री नाराज हो जाए तो उसको चाहे जब उसके पद से हटा सकता है। अब देखिए इसके बाद अनुच्छेद 164(2) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के प्रति। और मंत्रिपरिषद के अंदर मुख्यमंत्री भी आ गया और आपके मंत्री भी आ गए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद उसी समय तक अपने पद पर रहेगी जब तक कि उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। विधानसभा का विश्वास खो देने पर उसे राज्यपाल द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। मतलब इसका क्या हुआ कि मंत्रिपरिषद यानी मुख्यमंत्री और मंत्री यानी पूरी सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब ये है कि विधानसभा को अधिकार है कि वो सरकार से, किसी भी मंत्री से, मुख्यमंत्री से किसी भी विषय पर कोई भी प्रश्न पूछ सकती है, पूरक प्रश्न पूछ सकती है और विभिन्न प्रकार के संसदीय प्रस्तावों के माध्यम से, जैसे काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अंत में अविश्वास प्रस्ताव, इनके माध्यम से वो मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। अगर मंत्रिपरिषद बिल्कुल ही मतलब लापरवाह हो जाए, ठीक है, तो विधानसभा चाहे तो उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसको पद से भी हटा सकती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति बिना विधानमंडल की सदस्यता के अधिकतम कितनी अवधि तक मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर रह सकता है? ठीक है, मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर बिना विधानमंडल की सदस्यता के कितनी अवधि तक रह सकता है? ऑप्शन है 1 महीने तक, 2 माह तक, 6 माह तक या 1 वर्ष तक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, 6 माह तक, 6 महीने तक। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त होने के लिए संबंधित व्यक्ति का राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। सामान्य रूप से क्या है कि उसी व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है जो राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है, यानी या तो विधानसभा का सदस्य या विधान परिषद का सदस्य। ठीक है, किंतु इसका एक अपवाद है। अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल 6 माह के लिए ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है। फिर आगे देखिए, इस अवधि के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता चाहे निर्वाचन के द्वारा हो चाहे मनोनयन के द्वारा हो ग्रहण करनी होगी।
ऐसा न होने पर उसका मंत्री या मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राज्यपाल, अगर सरकार को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है, ठीक है, आम चुनाव के बाद में अगर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है तो वो उस पार्टी के जो विधायक होते हैं वो अपना एक नेता चुनते हैं, उस नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री बनाता है। अब वो नेता चाहे विधानसभा का सदस्य है या नहीं है, चाहे वो विधान परिषद का सदस्य है या नहीं है, अगर वो बहुमत दल के द्वारा नेता के रूप में चुना गया है तो राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के लिए बाध्य है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में क्या है, फिर नियम ये है कि उस व्यक्ति के लिए, उस मुख्यमंत्री के लिए 6 महीने के अंदर अंदर राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी कंपलसरी है। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर चाहे विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, चाहे विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हो जाता है, या फिर मनोनीत हो जाता है, चाहे निर्वाचित हो जाता है चाहे मनोनीत हो जाता है, लेकिन किसी भी तरीके से अगर वो विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसके बाद वो मुख्यमंत्री बना रहता है, अन्यथा 6 महीने के बाद में उसको पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। और ये स्थिति किसकी होती है? मंत्री की होती है कि मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहता है वो व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हो। अगर वो चाहे तो ऐसे व्यक्ति को XYZ किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्री पद पर नियुक्त कर सकता है, राज्यपाल उसको मंत्री की शपथ दिला देता है। 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता ग्रहण करनी जरूरी होती है। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता ग्रहण कर लेता है सदन, किसी भी सदन की, तो वो आगे मंत्री बना रहता है, अन्यथा उसको 6 महीने के बाद में मंत्री पद से हटना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्ञान बढ़ाने वाला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है? ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग किन परिस्थितियों में कर सकता है या किस परिस्थिति में कर सकता है? ऑप्शन है, पहला, आम चुनाव के पश्चात किसी भी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, विधानसभा में बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो। दोस्तों ये भी सही है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी डिटेल देखिए। संविधान के अनुच्छेद 164 में केवल यह कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है। व्यवहार के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में स्वतंत्र नहीं है, उसके द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है अनुच्छेद 164 के तहत। तो व्यवहार में स्थिति ये है कि विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको क्या करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर देता है। यहाँ पर अपना दिमाग लगाने की उसको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आम चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है, फिर राज्यपाल जो होता है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो नीचे देखिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। ये परिस्थितियां कौन सी हैं? पहली है, यदि आम चुनाव के पश्चात विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो, ठीक है। पूर्ण बहुमत का मतलब ये होता है, जैसे राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं तो सरकार बनाने के लिए 50% प्लस 1 सीटें चाहिए, यानी 101 सीटें चाहिए। कम से कम 101 MLA जिस पार्टी के जीत के आते हैं उसको मिलता है पूर्ण बहुमत या पूर्ण जनादेश, ठीक है। ऐसी सिचुएशन अगर नहीं होती है तो फिर उसको बोलते हैं अस्पष्ट बहुमत या त्रिशंकु विधानसभा, ठीक है। इसके बाद देखिए, यदि विधानसभा में बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो। दोस्तों पूर्ण बहुमत भी मिल गया, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी होगी कि मतलब बंदरबांट हो रही है, लड़ाई हो रही है आपस में, वो कह रहा है कि नहीं मेरे पास विधानसभा के अंदर MLA का बहुमत है, वो कह रहा है कि नहीं मेरे पास विधानसभा के अंदर MLA का बहुमत है, दोनों ही अपना समर्थन पत्र जो है ले जा करके राज्यपाल को दे देते हैं। वो कहता है कि नहीं मेरे पास विधायक है, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, वो कहता है कि नहीं मेरे पास समर्थन है, मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। तो उस सिचुएशन में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है और वो तय कर सकता है कि किसको मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करना है और किसको नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राज्य मंत्री परिषद में कौन शामिल होते हैं? राज्य मंत्री परिषद में कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री, दूसरा है मुख्यमंत्री प्लस राज्य मंत्री, तीसरा है मुख्यमंत्री प्लस उप मंत्री और चौथा है मुख्यमंत्री प्लस मंत्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, मुख्यमंत्री प्लस मंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत शानदार है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया हुआ है, RS के अंदर भी आया हुआ है, पुलिस वाली जो SI की एग्जाम थी उसमें भी आया हुआ है। देखिए,
किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का निर्धारण किया गया था? राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ऑप्शन है 61वां, 52वां, 42वां या 91वां। तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का 91वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? संविधान में राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? पहला देखिए, राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। दूसरा है राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3, 1/3। तीसरा है राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10%। और चौथा है मूल संविधान द्वारा मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन 2013 की स्कूल व्याख्याता एग्जाम में आया हुआ है, मैं आपको बता दूं। अब अपन गलती कहाँ करते हैं कि अपन चारों ऑप्शन पढ़ते नहीं, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं वो सही नजर आता है तो उसको अपन टिक लगा देते हैं और उसमें पहला ऑप्शन सही भी है। लेकिन दोस्तों इसका वास्तव में सही जो ऑप्शन होगा, उत्तर होगा, वो 4 नंबर का होगा। अगर ये चौथा ऑप्शन नहीं दिया होता तब तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन चौथा ऑप्शन दिया हुआ है तो पहले चौथा ऑप्शन ही सही होगा। और आरपीएससी ने भी उस एग्जाम में चौथे ऑप्शन को ही सही माना था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राजस्थान में मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री प्लस 11 मंत्री, मुख्यमंत्री प्लस 30 मंत्री, मुख्यमंत्री प्लस 29 मंत्री, मुख्यमंत्री प्लस 9 मंत्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, मुख्यमंत्री प्लस 29 मंत्री। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए राजस्थान में मंत्रिपरिषद में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऐसा एक एग्जाम के अंदर आया हुआ दोस्तों। ये राजस्थान में मंत्रिपरिषद में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है मुख्यमंत्री प्लस 11 मंत्री, मुख्यमंत्री प्लस 30 मंत्री, मुख्यमंत्री प्लस 29 मंत्री, मुख्यमंत्री प्लस 9 मंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, मुख्यमंत्री प्लस 11 मंत्री। अब देखिए दोस्तों इसकी विस्तार से जानकारी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। राज्य मंत्रिपरिषद में एक मुख्यमंत्री तथा विभिन्न श्रेणियों के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का मतलब है सभी मंत्री और मुख्यमंत्री, इनको मिला करके बोलते हैं मंत्रिपरिषद। और मंत्रिमंडल का मतलब होता है सिर्फ प्रथम श्रेणी के कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं उसको बोलते हैं मंत्रिमंडल, ठीक है। और मंत्रिपरिषद में तीनों प्रकार के, सभी प्रकार के तो मंत्री होते हैं प्लस मुख्यमंत्री होता है। फिर देखिए आगे, मूल संविधान द्वारा मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी। याद रखना, मूल जो संविधान था उसमें मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी कि भाई मंत्रिपरिषद में कितनी सदस्य संख्या होगी, इसका निर्धारण नहीं किया गया था। लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। और इसके बाद देखिए इसी संविधान संशोधन द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम 12 मंत्री हो सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम की दृष्टि से। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 में। अब इसमें मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? देखिए इसमें क्या कहा गया है कि राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। अब इस नियम के अनुसार राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे? दोस्तों राजस्थान के अंदर मंत्रिपरिषद में 30 सदस्य होंगे, एक मुख्यमंत्री प्लस 29 मंत्री। कैसे होंगे कि भाई विधानसभा की कुल सदस्य संख्या राजस्थान के अंदर 200 सीटें, 200 हैं सदस्य संख्या, और उनका 15% होता है 30, 15 दूनी 30, ठीक है। तो 30 अधिकतम मंत्री हो सकते हैं, तो एक तो बन जाएगा मुख्यमंत्री, 29 बन जाएंगे मंत्री। अब इसी संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या का निर्धारण किया गया है कि न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर? 12 हो सकते हैं, ठीक है। उसमें एक तो होता है मुख्यमंत्री और 11 होते हैं मंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जब कभी यह शंका हो कि मंत्रिमंडल ने सदन का समर्थन खो दिया है तो इसका एकमात्र परीक्षण सदन के धरातल पर होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में निर्धारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो किस वाद में निर्धारित किया गया था? दोस्तों 4 ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसका सही जो उत्तर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 4 नंबर का है। SR बम्बई
बनाम भारत संघवाद। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई मंत्रिमंडल के पास में, मुख्यमंत्री के पास में विधानसभा में बहुमत है कि नहीं है, मतलब जितने एमएलए उसको चाहिए उसके सपोर्ट में उतने हैं कि नहीं है, इसका निर्णय राज्यपाल राजभवन में बैठ करके नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यपाल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होता है, वो पार्टी के आधार पर पक्षपात कर सकता है। तो इसका डिसीजन राज्यपाल राजभवन में बैठ करके नहीं कर सकता है, उसको क्या करना चाहिए, उसको इसका निर्णय विधानसभा के अंदर करना चाहिए। विधानसभा का सत्र बुला करके वहाँ पर मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए कि भाई आप विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए, और विश्वास प्रस्ताव में अगर बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वो मुख्यमंत्री पद पर रहता है, वरना उसको पद से हटना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित हैं। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 163 में, अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 157 में, या अनुच्छेद 167 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का, अनुच्छेद 167 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का माध्यम है। ठीक है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का माध्यम है, संवाद का माध्यम है, कौन है? ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सरकारी मुख्य सचेतक, या महाधिवक्ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन RAS 2013 प्री एग्जाम के अंदर आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। पहला है, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है, ये भी सही है। तीसरा है, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। तो दोस्तों इसके तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? डी, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की डिटेल देखिए आप। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 167 में। तो अब इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है? पहली बात तो यह कही गई है, राज्य प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और विचाराधीन विधेयकों की सूचना राज्यपाल को देना। देखिए पहली बात क्या है, मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है कि राज्य प्रशासन के अंदर जो भी डिसीजन लिए गए हैं, सरकार के द्वारा जो भी फैसले लिए गए हैं, उनकी सूचना राज्यपाल को देना, प्लस जो विधानसभा के अंदर विधेयक पेश किए गए हैं, पेश किए जाने वाले हैं, उनके बारे में राज्यपाल को बताना, राज्यपाल के पास जाकर के मिलना और उनसे सिचुएशन जो है उनके बारे में बताना। ठीक है। दूसरा, उनसे संबंधित राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी राज्यपाल को प्रदान करना, कि राज्यपाल खुद भी जो है और मुख्यमंत्री से मांग सकता है जानकारी कि भाई आप प्रशासन संचालन के बारे में आपने जो फैसला किया इसके बारे में मेरे को जो है अवगत कराया जाए, या ये जो कानून है जिसको विधानसभा में पारित किया गया या पेश किया गया है तो इसके बारे में मेरे को जो है जानकारी प्रदान की जाए। ऐसी सूचना राज्यपाल मुख्यमंत्री से मांग सकता है, वो उपलब्ध कराना, वो सूचना देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ड्यूटी है। तीसरा है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर किसी ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद में रखवाना जिस पर अकेले मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये है कि जैसे कोई मंत्री है, उसने अपने विभाग से संबंधित कोई फैसला स्वयं कर लिया और फिर बाद में परिस्थिति ऐसी बन गई कि वो फैसला बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो राज्यपाल उस फैसले के बारे में मुख्यमंत्री को ये कह सकता है कि भाई उस फैसले को पूरी मंत्रिपरिषद में रखा जाए और पूरी मंत्रिपरिषद के अंदर उस फैसले को पारित कराया जाए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में मुख्यमंत्री उस निर्णय को मंत्रिपरिषद में रखने के लिए बाध्य है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? मंत्रिपरिषद की बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ऑप्शन देखिए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर का, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री, सरकारी मुख्य सचेतक। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का, मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल,
गृह मंत्री या सरकारी मुख्य सचेतक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गृह मंत्री या सरकारी मुख्य सचेतक। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा एक नंबर का मुख्यमंत्री। अब देखिए दोस्तों पूरी डिटेल से देखिए, मुख्यमंत्री राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। इस नाते मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना तथा उनकी अध्यक्षता करना और विभिन्न मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करना तथा विभागों का इंटरचेंज करना मुख्यमंत्री का कार्य है। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि मंत्रिपरिषद की या मंत्रिमंडल की बैठक कौन बुलाता है? मुख्यमंत्री बुलाता है। उनकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। और मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? गृह मंत्री करता है, या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत कोई भी मंत्री होता है वो करता है। ठीक है, और सप्ताह में एक बार जो है मंत्रिमंडल की बैठक होती है। ठीक है, फिर अलग अलग मंत्री होते हैं, उनको विभाग प्रदान करना और विभागों को चेंज करना या दो मंत्रियों के विभाग इंटरचेंज करना, ये भी जो है मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में और मुख्यमंत्री का कार्य होता है। ठीक है, फिर देखिए मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा का नेता होता है। विधानसभा में विधायी कार्य उसी की इच्छा अनुसार संपन्न होता है तथा वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श दे सकता है। तो मुख्यमंत्री क्या होता है? राज्य विधानसभा का नेता होता है। उस वजह से विधानसभा की पूरी विधायी प्रक्रिया पर, मतलब कानून निर्माण की प्रक्रिया पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भी सरकार का व्यक्ति होता है और उसके माध्यम से वो पूरी विधायी कार्य के ऊपर नियंत्रण रखता है, विधानसभा की प्रक्रिया कार्यवाही पर नियंत्रण रखता है, प्लस विधानसभा में कौन सा विधेयक पेश करना है और उसको किस प्रकार से पारित कराना है, ये सारा कुछ डिसीजन जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, फिर है वो चाहे तो राज्यपाल को सिफारिश करके विधानसभा को कार्यकाल से पूर्व भी भंग करवा सकता है। ठीक है, फिर है मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है और राज्य सरकार की ओर से अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। याद रखना कि सरकार की तरफ से कोई भी क्लियरेशन होता है, कोई भी बात होती है वो अथॉराइज्ड तरीके से मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगर मान लो किसी मंत्री ने कोई बात कह दी, उसके माध्यम से गड़बड़ होगी, अव्यवस्था होगी, तो उसका जो क्लियर जो उसके बारे में बात है वो मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। या दो मंत्री हैं और दोनों विपरीत प्रकार के बयान दे रहे हैं, एक मंत्री कुछ प्रकार की बात कह रहा है उसी विषय पर, दूसरा मंत्री उससे विपरीत बात कर रहा है, तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। तो वहाँ पर क्लियर स्थिति जो है क्या है उसके बारे में, और ये जो बयान देने का कार्य अंतिम रूप से वो किसका माना जाता है? मुख्यमंत्री का बयान माना जाता है। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन, वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के कितने नंबर के मुख्यमंत्री है? वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान के कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन देखिए 23वें, 24वें, 25वें या 26वें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का 25वें। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्यक्ति रूप में राजस्थान के कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? व्यक्ति रूप में। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 23वें, 24वें, 14वें या 16वें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 14वें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आप सब जानते हैं, 2 नंबर का उत्तर है हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, टिक्काराम पालीवाल या मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा टिक्काराम पालीवाल। मैं आपको ये भी बता दूं कि टिक्काराम पालीवाल दौसा से विधायक थे और ये 1952 में मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के मनोनीत एवं निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, टिक्काराम पालीवाल या मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा जयनारायण व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्रियों में से प्रथम विधानसभा कार्यकाल था 1952 से 57 के दौरान कौन मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे थे? प्रथम विधानसभा के कार्यकाल के दौरान कौन जो है इनमें से मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे थे? ऑप्शन है जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री,
टिक्काराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर का हीरालाल शास्त्री। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि प्रथम विधानसभा का जो कार्यकाल था 1952 से 57, तो उस दौरान राजस्थान के अंदर 3 मुख्यमंत्री बने थे। एक ही विधानसभा के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बने थे, टिक्काराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के 4 बार और सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर कौन रहे थे? राजस्थान के 4 बार तो मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रहे, ऐसा कौन व्यक्ति है इनमें से? ऑप्शन है जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, टिक्काराम पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का मोहनलाल सुखाड़िया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस मुख्यमंत्री की मृत्यु पद पर रहने के दौरान हुई थी? राजस्थान की किस मुख्यमंत्री की मृत्यु पद पर रहने के दौरान हुई थी? ऑप्शन है जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर, टिक्काराम पालीवाल या बरकतुल्ला खां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का बरकतुल्ला खां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1975 में लागू आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा जो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू किया गया था, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है भैरों सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी या बरकतुल्ला खां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हरदेव जोशी। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लागू हुआ था, बताइए उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? जब राजस्थान में पहली बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है भैरों सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी या मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का मोहनलाल सुखाड़िया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम गैर कांग्रेसी, ठीक है, भैरों सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इसका सही उत्तर होगा भैरों सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम एससी के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवीपुरा, हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का जगन्नाथ पहाड़िया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो भारत के 11वें उपराष्ट्रपति चुने गए थे। ऑप्शन है भैरों सिंह शेखावत, हीरालाल देवीपुरा, हरदेव जोशी या शिवचरण माथुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पहले नंबर का भैरों सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? निम्न में से सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे थे? ऑप्शन है जगन्नाथ पहाड़िया, हीरालाल देवीपुरा, हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हीरालाल देवीपुरा। हीरालाल देवीपुरा सबसे कम अवधि तक यानी केवल 16 दिन ही मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बने हैं? निम्न में से कौन राजस्थान के तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बने? ऑप्शन है वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, भैरों सिंह शेखावत, हरदेव जोशी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर का वसुंधरा राजे सिंधिया। दोस्तों राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत भी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, भैरों सिंह शेखावत भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हरदेव जोशी भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सर्वाधिक 4 बार मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री पर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर आप वीडियो शेयर करते हैं तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और नए विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिलता है। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, ठीक है। वीडियो आप देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।